जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आरके सर। दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम अनुच्छेद 21 को समझने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 21 में संविधान क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 21 में संविधान कहता है किसी भी व्यक्ति को जीवन यानी कि लाइफ एवं दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी की स्वतंत्रता होगी। समझ में आ रही है आपको? क्या होता है लाइफ की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता क्या है? शारीरिक अंगों की रक्षा। और ये पर्सनल लिबर्टी क्या है? पर्सनल लिबर्टी क्या है? हाँ, जैसे कि अच्छा, ये लिविंग वाला भी सिस्टम इसी में आ सकता है। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी है भाई, हमारी पर्सनल आजादी है। किसी के दूसरे के घर में झांका ताकि मना करना। समझ में आ रही है? रात में हम बैठे हैं आराम से और कोई हमारे दरवाजे को धड़ाम देश में तोड़ के आ जाए हमारे अंदर, ये किस पे हमला है? पर्सनल लिबर्टी पे हमला है। समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें दूसरे वाक्य कहा गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। समझ में आ रही है? अच्छा, हमारा देश आजाद हुआ कब हुआ? 47 में। 50 में संविधान बन के तैयार हो गया, 26 जनवरी को लागू हो गया। उसी टाइम काले झंडे लेकर के, इसमें दो लोग नहीं थे, समाजवादी और साम्यवादी दल, ये दोनों जो है संविधान सभा में शामिल नहीं थे। अब ये काले झंडे लेकर के जो है आगे सामने। अब इनकी सिस्टम क्या है देखो, ऑप्शनल में पढ़ना पड़ेगा आपको, साम्यवादी और समाजवादी क्या है। समझ में आ रही है? अभी इसमें तो नहीं समझ में आएगा। अब उसमें काले झंडे दिखाने लगे और उसमें सबका बड़ा नेता था गोपालन, A.K. गोपालन, अरुण कुमार गोपालन। A.K. गोपालन, अरुण कुमार गोपालन। समझ में आ रही है? अब ये काले झंडे उठा के ले गए। अब इनको बंद कर लिया गया। कौन से एक्ट में? अनुच्छेद 22। क्या कहता है ये? निवारक नजरबंदी। अब इनको बंद कर लिया। अब उस टाइम पे पतंजलि शास्त्री चीफ जस्टिस से अब पहुंचे। A.K. गोपालन कहां? सुप्रीम कोर्ट। ये तो नहीं जाएंगे, ये तो बंद है। घर इनके वकील पहुंचा कि देखो माय लॉर्ड, हमारे जीवन की स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी पे हमला किया है। समझ में आ रही है? अब आप बताइए, पर्सनल लिबर्टी पे हमला किया है तो पतंजलि शास्त्री क्या करेंगे? उस टाइम पे हमेशा याद रखना, जिस टाइम पे केंद्र में सरकार मजबूत होगी, प्रधानमंत्री मजबूत होगा, न्यायपालिका उतनी ही नीचे होगी, कंजर्वेटिव होगी। समझ में आ रही? रूढ़िवादी होगी। अगर प्रगतिशील, उस टाइम पर प्रगतिशील कौन थी? संसद। भाई नेहरू था, बड़े बड़े नाम थे, सब सारे के सारे आंदोलनकारी उसी में संविधान सभा में बैठे थे, वही सरकार में गठन आ गया। वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, है ना, बड़े बड़े नेता थे, उनके खिलाफ कौन बोल सकता था? समझ में आ रही है? अब ऐसे ही पतंजलि शास्त्री को, उनको पता था कि भाई नेहरू अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको इसलिए बंद किया गया है। आ रही समझ में? इसीलिए नजरबंदी के कानून में इनको तो बंद कर लिया गया। लेकिन गोपालन निराश हो गए। पतंजलि शास्त्री पूछने लगे, अब एक चीज बताइए, आपके मुवक्किल को सुई चुभाई जा रही है, हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, डंडे लगाए जा रहे हैं। आपने कहा था ना शारीरिक अंगों की रक्षा, पर्सनल लिबर्टी या जीवन, राइट टू लाइफ। समझ में आ रही है? तो ऐसा कुछ हो रहा है? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर कैसे आर्टिकल 21 का उल्लंघन कैसे हो रहा है? समझ में आ रही है आपको? क्या कह रहे हैं पतंजलि शास्त्री? आर्टिकल 21 का उल्लंघन कैसे हो रहा है फिर? अब उसके बाद ये कहने लगे, अरे नहीं सर, मेरे मुवक्किल का भाषण देने का मन कर रहा है, आने जाने का मन कर रहा है। अब आने जाने का मन और भाषण देने का आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 19 में है? 19 में है। केस कौन से आर्टिकल से लेके आए? आर्टिकल 21 से। तो न्यायपालिका किसकी रक्षा करेगी? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भाई एक चीज बताओ, गोपालन बाद में
विधि है, कोई एक कानून बनाया है, निवारक नजरबंदी, उसके तहत ही तो उनको अंदर किया गया है। वो उचित है अनुचित है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। गोपालन कहते रह गए कि ये उचित नहीं है, अनुचित है विधि, समझ में आ रही है, लेकिन गोपालन निराश हो गए। हेडिंग डालिए एक ही गोपालन, गोपालनवाद ऐसे डालिए, गोपालनवाद। उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार की व्याख्या, जल्दी जल्दी लिखा करो थोड़ा स्पीड में। उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए कहा कि जीवन के अधिकार का अभिप्राय शारीरिक अंगों की रक्षा है। जीवन के अधिकार का अभिप्राय शारीरिक अंगों की रक्षा है। देखिए, शरीर को टच नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब आपकी पर्सनल लिबर्टी बनी हुई है, समझ में आ रही है। आपको पूरे कमरे में बंद कर दिया गया या आपके दो चार घूंसे मार दिए गए, टेंशन मत लो, आपकी पर्सनल लिबर्टी बनी हुई है, आपकी गरिमा जो है बनी हुई है, समझ में आ रही है। गरिमा में जीवन, यही तो कहता है पर्सनल लिबर्टी। लेकिन गरिमा में जीवन का विस्तार 1978 में होगा, किसमें, मानेका गांधीवाद में, जिसका टेक्निकल नाम है इसका मानेका गांधीवाद। वैसे इसका क्या नाम है, मेनका गांधीवाद। किसकी पत्नी थी मेनका गांधी, राजीव गांधी, समझ में आ रही। लिखिए अगला, इसी में 1950, एक गोपालनवाद 1950 का है। आपको चंपकम दोराइजन वाला वाद याद है, आर्टिकल 16 में पढ़ाया था मैंने, 15 में, 15 में, 15/4 में। उसी समय पतंजलि शास्त्री उसी समय भी थे, वो 51 का है, ये 50 का है, समझ में आ रही। पहला वाद यही है, व्यक्ति के शरीर, हाँ इसी में है, व्यक्ति के शरीर पर बाहरी हमले का अभाव है। व्यक्ति के शरीर पर बाहरी हमले का अभाव है और व्यक्ति के शरीर पर या व्यक्ति के शारीरिक अंगों पर हमले से भी बचाव है। अच्छा, ये तो हो गया जीवन की दैहिक जीवन की स्वतंत्रता, समझ में आ रही है ये वाला पॉइंट। अब हेडिंग डालिए दैहिक स्वतंत्रता क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसके बारे में। दैहिक स्वतंत्रता शारीरिक अंगों से बचाव है। अगला डालिए दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी क्या है। पर्सनल लिबर्टी या दैहिक स्वतंत्रता जो व्यक्ति के निजी जीवन को अच्छा एक चीज बताइए, आपकी जब शादी होगी तो आपको प्रभावित करेगा या पूरे गांव को प्रभावित करेगा। पर्सनल, समझ क्या है पर्सनल लिबर्टी, यही तो पर्सनल लिबर्टी है। आप किसके साथ रहना पसंद करते हो, आदमी आदमी के साथ रहना पसंद करते हो, औरत औरत के साथ रहना पसंद करते हो, आपकी मर्जी है। आप पीले बाल करवाए, नीले बाल करवाएं, खड़े करवाएं, नीचे करवाएं, लेटे करवाएं, आपकी मर्जी है, समझ में आ रही है। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्सनल लिबर्टी। हाँ, तो क्या लिखा आपने,
क्या लिखा आपने? निजी जीवन को प्रभावित करती हो। निजी जीवन से संबंधित हो, निजी जीवन से संबंधित हो, वह पर्सनल लिबर्टी कहलाएगी, वह पर्सनल लिबर्टी कहलाएगी। अतः किसी व्यक्ति को अतः किसी व्यक्ति को मनमानी हिरासत से स्वतंत्रता, मनमानी हिरासत से स्वतंत्रता। अब देखिए इसमें क्या है, गोपालन वाद को कोई मनमानी हिरासत में तो लिया नहीं गया था भाई। आर्टिकल 22 में एक कानून बना दिया गया था, नजरबंदी कानून, उसी के तहत तो उठाया था। अब ऐसा तो नहीं है। अब बताइए आर्टिकल किसके खिलाफ मिलता है हमें? ऑप्शन में आता है कार्यपालिका के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ या विधायिका के खिलाफ। किसके खिलाफ है आर्टिकल 21? विधायिका के खिलाफ है, कार्यपालिका के खिलाफ है। समझ में आ रही है? यूपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। आर्टिकल 21 किसके खिलाफ दिया गया है? भाई कार्यपालिका ही तो दंडा देती है ना। पुलिस किसके अंदर आती है? कार्यपालिका के अंदर। अब विधायिका ने तो विधि बना दी, और सुप्रीम कोर्ट कौन है? गार्जियन किसका? विधि का। समझ में आ रही है आपको? ना तो न्यायपालिका इसका और ना ही विधायिका। आंसर क्या है इसका? कार्यपालिका। समझ में आ रही है? इसको लिख लेना आप। अगला है, ये इसका क्या मतलब है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए इसका मतलब ये है, अगर मान लो कोई भी कानून हो, सेक्सुअल हरासमेंट लगा लो तुम आप, ठीक है, दंड कितने वर्ष का है? मान लो 6 वर्ष का। समझ में आ रही है? एक तो ये हो गया, ये कानून में है, आईपीसी या भारतीय संविधान में हो सकता है। समझ में आ रही है? अब इसके साथ में ये कानून बना दिया, अब ये दंड हो गया 6 वर्ष का। दूसरा है प्रोसीजर। क्या है प्रोसीजर में? क्या है? पहले हिरासत में लिया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा, फिर सुनवाई होगी, ट्रायल किया जाएगा। समझ में आ रही है? उसके बाद क्या होगा? दंड दिया जाएगा या सजा सुनाई जाएगी। समझ में आ रही है? इसका मतलब यह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि उचित है अनुचित है इससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही है? अब यहां पे क्या लग रहा है? संसद कैसी लग रही है? प्रगतिशील। और न्यायपालिका कैसा लग रहा है? कंजर्वेटिव, यानी कि रूढ़िवादी। समझ में आ रही है? अगला पॉइंट, गोपालनवाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया, यह स्पष्ट कर दिया गया कि विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार संसद को है, विधि बनाने का अधिकार संसद को है, और संसद किसी भी व्यक्ति के जीवन एवं संसद किसी भी व्यक्ति के जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता को दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त कर सकती है। बशर्ते संसद के द्वारा बशर्ते संसद के द्वारा निर्मित प्रक्रिया के अनुसार दंड दिया गया हो। बशर्ते संसद के अनुसार निर्मित प्रक्रिया के अनुसार दंड दिया गया हो। अब देखिए संसद ने भाई विधि बनाई और उसी प्रोसीजर के तहत गोपालन को नजरबंदी के कानून में बंद कर दिया गया। समझ में आ रही है?
कोई गलती नहीं है इसमें। अगला पॉइंट, न्यायपालिका ने यह भी स्पष्ट कर दिया, न्यायपालिका ने यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि विधि के अभाव में, विधि के अभाव में किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से, उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। क्या बेहतरीन फैसला है, बताइए। देखिए, मतलब इसका मतलब यह है, संसद कोई भी कानून बना सकती है और किसी के भी प्राण ले सकती है। समझ में आ रही है? ये 1950 की घटना है, आज ऐसा नहीं है। आज यही केस पोट्टा स्वामी केस तक 2017 तक चला है, अभी तक, अभी पता नहीं कितने आगे तक जाएगा। ये बहुत लैंडमार्क जो है केस हैं ये, कुछ ऐसे गोपालन वाद है, केशवानंद भारती वाद है, समझ में आ रही है, पोट्टा स्वामी वाद है, मेनका गांधी वाद है, और एडीएम जबलपुर वाद, ये सारे के सारे इसी से रिलेटेड है। अगला, नहीं किया जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि अगर विधि के अभाव, जैसे कि विधि नहीं है और पुलिस आपको पकड़ रही है, कोई कानून है ऐसा है नहीं जिसके तहत पुलिस ने आपको पकड़ा या राज्य ने आपको कैद किया, तो फिर गलत है, तो फिर न्यायपालिका बीच में कूदेगी। समझ में आ रही? अब गोपालन को तो इसके इसके तहत पकड़ा है ना, गोपालन को तो पकड़ा है ना इसके तहत, आर्टिकल 22 के तहत, नजरबंदी के तहत। अगली हेडिंग डालिए। हाँ बिल्कुल, अब संसद की बिल्कुल तानाशाही हो सकती है, विधि उचित है या अनुचित है उससे कोई मतलब नहीं है, मैं बता तो रहा हूं यहाँ पे। अब अगली अगली हेडिंग डालिए। गोपालन वाद में संसद के अधिकारों का समर्थन, गोपालन वाद में संसद के अधिकारों का समर्थन। गोपालन वाद में, गोपालन वाद में पहला पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की संकीर्ण व्याख्या की, संविधान की संकीर्ण व्याख्या की, संकीर्ण व्याख्या अंडरलाइन की टर्म है ये, और अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 19 और 21 को, दोनों को पृथक माना, दोनों को पृथक माना, यानी कि अलग अलग माना। गोपालन कहते रह गए कि दोनों दोनों जो है एक ही है, एक दूसरे के पूरक है, लेकिन पतंजलि शास्त्री नहीं माने, दोनों अलग अलग है भाई। दोनों के बीच में कौन सी है? अंबुजा सीमेंट की दीवार, नहीं टूट सकती। समझ में आ रही है? क्या लिखा आपने? दोनों को पृथक माना और संसद की प्राथमिकता, और संसद की प्राथमिकता को स्वीकार करते हुए, और संसद की प्राथमिकता को स्वीकार करते हुए यह भी माना, यह भी मान लिया कि संसदीय विधि से, संसदीय विधि से जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता को, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है। अब 1975 का
मामला आया। 1975 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1975 25 जून 1975 क्या हुआ था? आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। जितने भी बड़े बड़े नेता है ना, सब अंदर ठूस दिए थे। सबकी पर्सनल लिबर्टी के सत्यानाश। समझ में आ रही है? बोलने आने जाने की सबकी स्वतंत्रता खत्म। अब एडीएम जबलपुर बाद, एडीएम एक शिवकांत शुक्ला नाम के एक व्यक्ति थे, एडीएम के पद पर थे, वो सुप्रीम कोर्ट गए। शिवकांत शुक्ला गए सुप्रीम कोर्ट। अब शिवकांत शुक्ला हाथ जोड़ने लगे, महाराज ये क्या हो रहा है? न्यायाधीश, आपको दिखाई नहीं दे रहा है पूरे देश में हाहाकार हो रहा है, बसें चलती जा रही है, बसों को रोक रोक कर राजीव गांधी नसबंदी करा रहे। बहुत से लोग कह रहे हैं हमारी शादी नहीं हुई भाई, उसके बावजूद जो है नसबंदी कराई जा रही है। वो अलग बात है, इंदिरा गांधी का आपातकाल हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसमें भी शिवकांत शुक्ला निराश हो गए यहाँ पे भी, क्योंकि ताकतवर कौन था? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। समझ में आ रही है? न्यायपालिका कमजोर थी, जैसे 1950 में। समझ में आ रही है? तो हेडिंग डालिए, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इसी केस को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, हैबियस कॉर्पस वाद। हैबियस कॉर्पस केस, केस या वाद, कोई भी नाम लिख सकते हो। हैबियस कॉर्पस वाद आर्टिकल 32 में है ना, ये रिट। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे हिंदी में लिख लो बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद। बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद। लिखिए, इस वाद में ये आज तक का न्यायपालिका पर काला धब्बा है। ये वाला जो वाद है, सबसे संकीर्ण व्याख्या तो इसी वाद में की थी। फिर गए थे, जैसे गोपालन को बंदी बनाया था, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया कि भाई देखो, हम ये देख सकते हैं कि संसद ने विधि बनाई है कि नहीं बनाई है। समझ में आ रही है? यही तो देख करके बना सकते हैं, और संसद ने विधि बनाई है, और संसद ने विधि बनाई है और उसी के अनुसार आपको जो है प्रोसीजर के अनुसार हिरासत में लिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं? उचित है अनुचित है हमें कोई मतलब नहीं है इससे। शिवकांत शुक्ला कहते रहे विधि तो अनुचित है, इसी को ही तो देखो। समझ में आ रही है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। इसलिए इस वाद में उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जीवन के अधिकार की रक्षा में, जीवन के अधिकार की रक्षा में असमर्थता दिखाई दी या असमर्थता व्यक्त की, असमर्थता व्यक्त की गई, और उच्चतम न्यायालय ने कहा, और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान विधि का निर्माण करके, विधि का निर्माण करके जीवन के अधिकारों को निलंबित कर दिया गया है। जीवन के अधिकारों को निलंबित कर दिया गया है। कौन सा एक्ट चल रहा था? विधि कौन सी निर्माण की थी? मीसा। लालू ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? मीसा। इसलिए रखा था क्योंकि वो मीसा के एक्ट में अंदर थे। उसी समय उनकी बेटी का जन्म हुआ था, लालू यादव का। समझ में आ रही है? लालू प्रसाद यादव। इसलिए मीसा एक्ट बना रखा था, और मीसा के तहत सारे के सारे बंद थे अंदर, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए अगली, इसी में ही लिखो, इसलिए इस वाद को न्यायपालिका के लिए काला अध्याय, इस बात को काला अध्याय
काला अध्याय अंडरलाइन कहा गया जब उच्चतम न्यायालय जीवन के अधिकारों की रक्षा करने में विफल हो गया। जब उच्चतम न्यायालय जीवन के अधिकारों की रक्षा करने में विफल हो गया। पांच जजों की पीठ थी ये, संवैधानिक पीठ थी, उसके बावजूद भी इसमें एक असहमत था। कौन? एच आर खन्ना। एच आर खन्ना इंदिरा गांधी के विरुद्ध गए, इसीलिए सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होने के बावजूद भी एच आर खन्ना को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया था। इतनी धांसू हो गई थी इंदिरा गांधी, समझ में आ रही है? उसकी कैबिनेट में एक शब्द बोला जाता था, और सब औरत हैं, आदमी तो एक ही है। समझ में आ रही? बाकी सब औरत हैं, बोलने वाला एक ही है, इंदिरा गांधी। गांधी इज इंदिरा, मतलब इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज, समझ में आ रही? यही नारा था उसका। आज तक की सबसे ज्यादा किसी प्रधानमंत्री ने शक्तियों को इस्तेमाल किया है, इंदिरा गांधी। दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? नरेंद्र मोदी। अगला पॉइंट, अगली हेडिंग डालिए। अच्छा, इंदिरा गांधी उस टाइम पे संजय गांधी को पकड़ने में, अब 77 में सरकार चली गई, नहीं आई, 78 में सरकार बन गई। कौन सी? जनता दल की सरकार, जनता पार्टी सरकार। अब राजीव गांधी को घेरने के चक्कर में उनकी पत्नी मेनका गांधी के पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया। 1967 का एक एक्ट, वो था एक्ट 1967 का पासपोर्ट एक्ट था। उसके तहत सरकार का मन करे जब भी पासपोर्ट को जब्त कर सकती है, समझ में आ रही है? उसके तहत मेनका गांधी के जो है पासपोर्ट जब्त कर लिया। अब ये बाहर जाना चाहती थी, अब मेनका गांधी बाद आ गया है सामने। अगली हेडिंग डालिए, मेनका गांधीवाद या मान्यका गांधीवाद, टेक्निकल नाम है इसका, मान्यका गांधीवाद। अब मेनका गांधी भी उसी जैसे शिवकांत शुक्ला, जैसे गोपालन रो रहे थे, ऐसे मेनका गांधी भी रोई। लेकिन सरकार कैसी थी? कमजोर। समझ में आ रही है? सरकार कैसी थी इस टाइम पे? कमजोर। और सुप्रीम कोर्ट कैसा हो जाएगा अपने आप ही, उच्चतम हो जाएगा। लैंडमार्क डिसीजन दिया इस बार, समझ में आ रही है? अपने सारे डिसीजन को न्यूटन कर दिया, बिल्कुल उलट दिया, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। समझ में आ रही है आपको? सारी की सारी लिखिए। मान्यका या मेनका गांधी बाद में उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने विधि की या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को, विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया में बदल दिया। विधि की उचित प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ड्यू प्रोसीजर बाय और लॉ, ड्यू प्रोसीजर बाय लॉ। यह शब्द अमेरिका से लिया गया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई थी? ब्रिटेन से। समझ में आ रही है? और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ कहां से लिया गया? अमेरिकी संविधान से। अंडरलाइन कर लेना इन दोनों शब्दों को, बदल दिया गया। मेनका गांधी भी कह रही थी उचित नहीं है। समझ में आ रही है? अब जो विपक्षी नेता थे या विपक्षी क्या नाम है उसमें, सुप्रीम कोर्ट में वकील थे, वो कहते रह गए माय लॉर्ड आपके पुराने डिसीजन को देखो, आपने मना किया था, अब इस टाइम पे कैसे कर रहे हो? आप बदल रहे हो जो फिर, बिल्कुल बदल रहे हो। उस टाइम पे 28 साल बाद हमें याद आया है अपनी गलती का एहसास, बदल सकते। समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब ये सात जजों की पीठ थी, तो पहला 1950 का बाद और क्या नाम शिवकांत शुक्ला बाद 5 जजों की पीठ थी। इन दोनों को बदल सकता है कोई भी निर्णय। अगर ऐसा हो जैसे कि मान लो 2 जजों ने कोई निर्णय दिया है तो 3 जजों की पीठ उसे बदल सकती है।
5 जजों ने निर्णय दिया है तो 7 जजों की पीठ या 6 जजों की पीठ उससे ज्यादा होने चाहिए। मतलब ये है, जैसे केशवानंद भारती आज तक का सबसे ज्यादा बड़ा न्यायाधीश बैठे थे, उसमें कितने के न्यायाधीश थे? उसमें 13 न्यायाधीश थे। अब केशवानंद के जो केस है ना, उसको बदल सकती है 14 न्यायाधीश की पीठ। समझ में आ रही है? इस तरीके से तो लिखिए, इसमें क्या लिखा आपने? और पहली बार फर्स्ट टाइम, पहली बार अंडरलाइन कर लेना, पहली बार उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान या संसद, संविधान को काट देना, आप कर लेना विधायिका या संसद, विधायिका या संसद के द्वारा निर्मित प्रक्रिया उचित एवं तार्किक होनी चाहिए, उचित एवं तार्किक होनी चाहिए। अच्छा बताइए, अगर 1950 में ही सुप्रीम कोर्ट पतंजलि शास्त्री कह देते कि तार्किक नहीं है ये विधि, तो गोपालन बंदी होते? नहीं होते। 28 साल बाद अपनी गलती का एहसास हुआ है। समझ में आ रही है? 28 साल बाद। अब किस आर्टिकल में उचित ये तार्किक शब्द दिया गया है? आर्टिकल 19 में। समझ में आ रही है? आर्टिकल 19 में तार्किक शब्द, आपको जितने भी आने जाने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, जितने भी स्वतंत्रता है आपकी 6 स्वतंत्रता है, वो सारी की सारी उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आते हैं कि नहीं, है कि नहीं? अब एक चीज बताओ, तार्किक प्रतिबंध उसमें है, लेकिन आर्टिकल 21 में अब तक नहीं था तार्किक प्रतिबंध। उसमें एक ही था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। समझ में आ रही? लेकिन अब इसमें था। लिखिए, अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मेनका गांधीवाद में मेनका गांधीवाद में उच्चतम न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो संविधान अथवा विधि में उल्लिखित नहीं है, जो संविधान अथवा विधि में उल्लिखित नहीं है, अपितु सभी प्रकार के संविधानों और विधि का आधार है, जिसका अभिप्राय है पहला, पॉइंट वाइज लिखना है इसको। पहला, जिसका अभिप्राय है, निम्नलिखित है। पहला, किसी भी व्यक्ति को सुनवाई के बिना या उसका पक्ष सुने बिना, सुनवाई के बिना या उसका पक्ष सुने बिना दंडित नहीं किया जा सकता,
दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, जिसका अभिप्राय निम्नलिखित है, इसे काट देना आप, जिसका अभिप्राय, दूसरा पॉइंट से लिख करो इसको। दंड की मात्रा, दंड की मात्रा, दंड की मात्रा अपराध से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दंड की मात्रा अपराध से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा, किसी विवाद या मामले में व्यक्ति स्वयं न्यायाधीश नहीं बन सकता। किसी विवाद या मामले में व्यक्ति स्वयं न्यायाधीश नहीं बन सकता, बल्कि दंड देने के लिए, बल्कि दंड देने के लिए संविधान प्राधिकारी होना चाहिए। संविधान प्राधिकारी होना चाहिए। संविधान प्राधिकारी होना चाहिए। अगली हेडिंग डालिए, जीवन के अधिकार और उदारवादी व्याख्या। जीवन के अधिकारों की उदारवादी व्याख्या इस तरीके से लिखो, जीवन के अधिकारों की उदारवादी व्याख्या। एक गांव का नाम सुना है आपने, झुमरी तलैया। 1990 1980 के आसपास में जो है झुमरी तलैया के लोगों ने सोचा कि अपने गांव का जो है पूरे हिंदुस्तान में नाम होना चाहिए। और वो कैसे होगा? उस टाइम पे रेडियो चलते थे, समझ में आ रही है? रेडियो चलते थे और हर एक घर में एक एक फोन लेकर के एक एक रुपए से जो है एफएम पर या रेडियो पर कॉल की जाती थी कि हमारे झुमरी तलैया से ये वाला सॉन्ग चलाइए। अब हर दिन उसी का नाम आता रहा, झुमरी तलैया, झुमरी तलैया, झुमरी तलैया। आज सबको पता है झुमरी तलैया, लेकिन ये नहीं पता कहाँ है, कहाँ है झुमरी तलैया। भारत में तो है, किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। समझ में आ रही है? झुमरी तलैया। तो सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि लोगों के पास एक रुपए तो है भाई, समझ में आ रही है? तो उन्होंने क्या कर दिया, एक रुपए के चक्कर में सारे के सारे आर्टिकल 21 में इतने जो है डिसीजन सुनाए, इतने डिसीजन सुनाए। आप न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर आप लेटर के माध्यम से या फिर पीआईएल के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। समझ में आ रही? आपका जो पैसा है ना, वो उसमें थोड़ी सी बचत हो जाएगी। एक रुपए तो है ना आपके पास में, उसी से हो जाएगा। लिखिए इसका पहला, लिखिए इसका, जीवन के अधिकारों की उदारवादी व्याख्या। जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा, जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा कि जीवन के अधिकार का अभिप्राय, हाँ जी, कहा कि जीवन की अधिकार का अभिप्राय पशुवत या पशु के समान जीवन का अधिकार नहीं है। पशुवत या पशु के समान जीवन का अधिकार नहीं है, अपितु हाँ, पशुवत या पशु के समान जीवन का अधिकार नहीं है, अपितु गरिमा में अधिकार से है। गरिमा में अधिकार से, लाइफ विद डिग्निटी। गरिमा में जीवन के अधिकार से, अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को। अगला पॉइंट, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा,
इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में अनुच्छेद 19 में वर्णित सभी अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद 19 में वर्णित सभी अधिकार शामिल हैं। और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अंबुजा सीमेंट की दीवार टूट गई, समझ में आ रही है? मेनका गांधी कहां जाना चाहती थी? विदेश यात्रा। लिखिए अब तीसरा पॉइंट। उच्चतम न्यायालय ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दैहिक स्वतंत्रता में विदेश यात्रा अंडरलाइन, विदेश यात्रा भी शामिल है। और उसी बाद के उच्चतम न्यायालय ने कहा, और उसी बाद के उच्चतम न्यायालय ने कहा जीवन के अधिकार का विस्तार कर दिया गया। उसी बाद में ऐसा कर लेना, उसी बाद में जीवन के अधिकार का विस्तार कर दिया गया। उसी बाद में जीवन के अधिकार, मेनका गांधी बाद में जीवन के अधिकार का विस्तार कर दिया गया। और बाद में दिए गए अनेक निर्णयों के द्वारा, और बाद में दिए गए अनेक निर्णयों के द्वारा जीवन के अधिकार में अनेक निर्णयों के द्वारा जीवन के अधिकार में निम्नलिखित अधिकारों को या निम्नलिखित अधिकारों का समावेश या शामिल कर दिया गया। पहला, त्वरित सुनवाई का अधिकार, स्पीडी ट्रायल का अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण केस है। ये हुसैनारा खातून कोष्टक में कर लेना, हुसैनारा खातूनवाद, उसमें दिया था ये त्वरित सुनवाई का अधिकार। अब स्पीडी ट्रायल, अब देखिए 10-10, 20-20 साल से जेल में सड़ रहे हैं लोग, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद न्यायपालिका को पता चलता है कि ये जो है बंदा निर्दोष था, और उसके 20 साल कहां से वापस देगी न्यायपालिका? ये भी तो गलत है ना। इसलिए स्पीडी ट्रायल, तुरंत सुनवाई का अधिकार, जल्दी कीजिए, समझ में आ रही है? तुरंत सुनवाई कीजिए। अगला, जेल में एकांत रहने के विरुद्ध अधिकार, जेल में एकांत रहने के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट सोलिटरी कंसाइनमेंट। तीसरा, विशाखाबाद में 1979 का केस है ये, विशाखाबाद 1997 का। विशाखाबाद में यौन शोषण को जीवन के अधिकार में या जीवन के अधिकार के विरुद्ध माना गया। यौन शोषण को जीवन के अधिकार के विरुद्ध माना गया। राजस्थान, हाँ। अब इसमें क्या क्या आता है? विशाखा गाइडलाइन में क्या क्या आता है? किसी को घूरना, है ना, किसी को घूरना, गलत तरीके से किसी को टच करना,
समझ में आ रही है? किसी को मोबाइल को छीन करके किसी गंदे मैसेज भेजना, समझ में आ रही है? ये सारे के सारे विशाखा गाइडलाइन में आते हैं। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं है। पुरुषों के लिए तो कोई कानून ही नहीं है। सारे जितने भी कानून है ना महिलाओं के लिए। और देखो हमारे हिंदुस्तान में महिलाएं फिर भी पिछड़ी हुई हैं। क्यों पिछड़ी हुई हैं? क्योंकि महिलाएं पढ़ती नहीं है, अपने अधिकारों के बारे में जानती नहीं है, शिक्षा का अभाव है। अगर जानती भी है तो यूज नहीं करती। पता क्यों? क्योंकि अपने आप को उच्च दिखाने के चक्कर में। अब जो सबके बाद में रोटी खाना खाना है, ठीक है, बचे या ना बचे, आधी रोटी बच रही है, तुम उसी को संतुष्ट खा के पानी पी के। अब उसे पता है क्या चाहिए? तारीफ। तारीफ क्या चाहिए? कितनी अच्छी महिला है, कितने बेहतरीन तरीके से घर को संभाल रखा है। उसे ये नहीं पता कि उसका शोषण हो रहा है। समझ में आ रही है? पुरुषों ने बड़ी चालाकी से नाम बना दिया है कि ये अच्छी औरतें होती हैं, ये बहुत बेहतरीन औरतें हैं, उनको नाम होना चाहिए, ये होना चाहिए। और उनको इसी के चक्कर में वो दबा दी गई है। शोषण हो रहा है, उनको पता ही नहीं उनका शोषण हो रहा है। औरतों को भी नहीं पता है उनका शोषण हो रहा है। समझ में आ रही है? लिखिए अगला। 1971, 1979 में, 79 नहीं, 1997 में, 1997 में विशाखाबाद। अगला, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के या अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को जीवन का अधिकार कहा गया। जीवन का अधिकार कहा गया। अच्छा, ये डीपीएसपी में भी आएगा, शिक्षा का अधिकार है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन से आर्टिकल में है ये? नहीं, आर्टिकल 24 में नहीं है, 46 में, आर्टिकल 46 में भी है ये। मूल कर्तव्यों में भी है ये। समझ में? 11वें अधिकार। समझ में आ रही है? अच्छा लिखिए इसे, जिसे इसमें लिखना, जिसे 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान कब हुआ था? सन 2000 में। 86वां संविधान संशोधन सन 2000 के द्वारा अनुच्छेद 21 ए, कैपिटल में ए होना चाहिए, अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया। कौन से बाद में जोड़ा गया था ये? मोहनी जैनवाद। मोहनी जैनवाद। अगला, आजीविका का अधिकार। आजीविका का अधिकार, अगला, न्यूनतम अथवा मूलभूत स्वास्थ्य का अधिकार। अथवा मूलभूत स्वास्थ्य का अधिकार। अगला, जिसपे क्या नाम है, पेपर में आ सकता है, ये निजता का अधिकार। अगला, निजता का अधिकार, ये ज्यादा विवादों में चलता रहता है, निजता का अधिकार है ना, इसलिए मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए मैं मेंस का क्वेश्चन अभी इसी लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है? निजता का अधिकार। अगला, राइट टू प्राइवेसी होगी। अगला, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। स्वच्छ जल का अधिकार। स्वच्छ वायु का अधिकार। आने जाने का अधिकार, जबकि आने जाने का अधिकार कहां है? आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21 में भी जोड़ दिया गया है। नींद लेने का अधिकार। ये जितने भी अधिकार हैं सारे के सारे कहां गए? आर्टिकल 21 में। तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 दोनों भाई भाई हैं। भाई भाई नहीं है, एक ही हैं, ट्विंस हैं। समझ में आ रही है? इसलिए जुड़े हुए हैं अंबुजा सीमेंट से, बीच में दीवार नहीं है। समझ में आ रही है? जुड़वा है ये।
अगली हेडिंग, अधिकार एवं निदेशक तत्वों की पूरकता। अधिकार एवं निदेशक तत्वों की पूरकता। मानेका गांधीवाद, मानेका गांधीवाद से लेकर वर्तमान पुट्टा स्वामीवाद। पुट्टा स्वामीवाद कब का है? 2017 का। क्वेश्चन कर लेना 2017 से लेकर वर्तमान पुट्टा स्वामीवाद तक उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकारों का जो विस्तार किया, जीवन के अधिकारों का जो विस्तार किया, उससे मूल अधिकारों का भाग, उससे मूल अधिकारों का भाग निदेशक तत्वों के साथ जुड़ गया, निदेशक तत्वों के साथ जुड़ गया। भाग, भाग निदेशक तत्वों के साथ जुड़ गया। अतः मूल अधिकार, अतः मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व, एवं निदेशक तत्व भी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अगली हेडिंग, उच्चतम न्यायालय। अगली हेडिंग है उच्चतम न्यायालय की परिवर्तित भूमिका। उच्चतम न्यायालय की परिवर्तित भूमिका। इसमें पॉइंट वाइज लिखो। पहला पॉइंट, गोपालनवाद में संसद की भूमिका अत्यधिक सक्रिय थी। गोपालनवाद में संसद की सक्रियता अत्यधिक सक्रिय थी, भूमिका अत्यधिक सक्रिय थी, जबकि न्यायपालिका की भूमिका रूढ़िवादी थी, जबकि न्यायपालिका की भूमिका रूढ़िवादी थी, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अगला पॉइंट, रूढ़िवादी थी। अगला पॉइंट, मेनका गांधीवाद से, मेनका गांधीवाद से न्यायपालिका का दृष्टिकोण सक्रिय हो गया। मेनका गांधीवाद से न्यायपालिका का दृष्टिकोण सक्रिय हो गया, जबकि संसद की भूमिका, जबकि संसद की भूमिका रूढ़िवादी प्रतीत होने लगी, जबकि संसद की भूमिका रूढ़िवादी प्रतीत होने लगी। अगला पॉइंट, प्रतीत होने लगी। अगला पॉइंट, परंपरागत रूप में, परंपरागत रूप में उच्चतम न्यायालय को विवाद निवारण तंत्र, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, इसको अंडरलाइन कर लेना, विवाद निवारण तंत्र को के रूप में देखा गया। जबकि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय, जबकि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय सामाजिक न्याय प्रदान करने की भूमिका में आ गया है, जबकि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय सामाजिक न्याय प्रदान करने की भूमिका में आ गया है। और उच्चतम न्यायालय की इस प्रभावी भूमिका के कारण
न केवल मूल अधिकारों की रक्षा संभव हुई, कारण न केवल मूल अधिकारों की रक्षा संभव हुई, बल्कि इसे अत्यधिक जीवंत और गतिशील बना दिया गया, बल्कि इसे अत्यधिक जीवंत और एवं गतिशील बना दिया गया। अगली एडिंग, जीवन का अधिकार, अगली एडिंग लिखनी है, जीवन का अधिकार एवं धार्मिक अधिकार। अनुच्छेद 25 से जोड़ करके देखते हैं इसे, एवं धार्मिक अधिकार। लिखिए पहला पॉइंट इसका, उच्चतम न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में प्रवेश, सबरीमाला मंदिर में प्रवेश, सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के संबंध में, सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के संबंध में निर्णय देते हुए कहा कि महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर, महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध समानता के अधिकार, अनुच्छेद 14, समानता के अधिकार का विरोधी है। अगला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह स्पष्ट कर दिया उच्चतम न्यायालय ने यह अनेक निर्णयों में स्पष्ट कर दिया है कि धर्म और धर्म के गौण भाग और राज्य के द्वारा धर्म के गौण भागों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। और राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय है कि संथारा, संथारा अंडरलाइन, एक प्रथा होती है जैनियों की, संथारा, संथारा की प्रथा आत्महत्या के समान है। जो भारत में दंडनीय अपराध है, जो भारत में दंडनीय अपराध है। इसलिए वर्तमान में ऐसे लोगों, इसलिए न्यायालय ने जीवन के अधिकारों को प्राथमिक कहा, इसलिए न्यायालय ने जीवन के अधिकारों को प्राथमिक कहा। अगला पॉइंट, अंतिम, लास्ट है, प्राथमिक कहा। वर्तमान में जीवन के अधिकारों में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भी शामिल कर लिया गया है।
इसलिए उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है। निष्कर्ष, मूल अधिकार के विभिन्न प्रावधान एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु जीवन का अधिकार धार्मिक अधिकारों से प्राथमिक प्रतीत होता है। देखिए, ये आर्टिकल पूरा समाप्त हो गया है। आर्टिकल 21 जो है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, मेंस का हो, प्री का हो, सारा का सारा जो है मटेरियल इस लेक्चर में दे दिया गया है। लेकिन देखिए, जीवन के अधिकार में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट वाला, जीवन के अधिकार में निजता के अधिकार को परिभाषित कीजिए। जीवन के अधिकार में निजता के अधिकार को परिभाषित कीजिए। भूमिका क्वेश्चन की, यह किसी भी लोकतांत्रिक देश में जहां विधि और संविधान का शासन हो, वहां सबसे महत्वपूर्ण जीवन और दैहिक स्वतंत्रता होती है। अगला पॉइंट, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता किसी भी मूल अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, निर्णायक है, और पुट्टा स्वामीवाद में उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। अगला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को बहुत परिभाषित नहीं किया। बल्कि उसके अनेक आयाम निर्धारित कर दिए गए। पहला, अपने जीवन पर नियंत्रण। दूसरा, लैंगिक चयन का अधिकार। तीसरा, अकेले रहने का अधिकार। चौथा, और सार्वजनिक जीवन में भी निजता को अधिकार। विषय वस्तु में दूसरा हेडिंग, आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक और सर्विलांस का जमाना है। और आधार अधिनियम से भी व्यक्ति की निजी सूचनाएं सार्वजनिक जीवन में आने का अधिकार हो सकता है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ना तो राज्य व्यक्ति की निजता का अधिकार का हनन करेगा, और राज्य सुरक्षित भी करेगा कि जो डेटा लिया जा रहा है, राज्य के नियंत्रण में वो
गोपनीय होंगे यानी सुरक्षित होंगे। निष्कर्ष, उच्चतम न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। उच्चतम न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक है। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक है और उसने मूल अधिकारों की न केवल जीवंत व्याख्या की, अपितु समय के साथ इसका विस्तार भी किया। अपितु समय के साथ इसका विस्तार भी किया। ये क्वेश्चन हो गया आपका निजता का अधिकार का, और ये यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन में आ सकता है 100%। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए